हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि इस समय सीरीज चल रही है आपकी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं भू आकृति विज्ञान, और भू आकृति विज्ञान में आज हम देखेंगे भू सन्नत या भू अभिनतियाँ। जी हाँ, ये भू सन्नत या भू अभिनतियाँ क्या होती हैं, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पहले देखते हैं जैसे कि धरती का प्राचीन स्वरूप वर्तमान रूप से बहुत भिन्न था, और वर्तमान समय के बिखरे भूखंड पूर्व में ऐसी अवस्था में नहीं थे, और दृढ़ भूखंडों के कारण ही वर्तमान महाद्वीप एवं महासागरों की रचना हुई। वर्तमान समय में ये दृढ़ भूखंड जो थे वो क्या कहलाते थे? महाद्वीप। आज के समय में महाद्वीप जिन्हें हम कहते हैं, पहले जलीय भागों से घिरे थे जो अस्थिर एवं परिवर्तनशील रहे हैं। ये अस्थिर जलीय भाग ही भू सन्नतियां कहलाते हैं। भू सन्नतियों से तात्पर्य ऐसे भूभागों से है जिनमें सदैव अवसाद का निक्षेप होता रहता है, और ये निक्षेपित पदार्थ भूगर्भीय खरचलों के कारण वलन के रूप में ऊपर की ओर आने लगते हैं। चलिए भू सन्नत को थोड़े से शॉर्ट में समझते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, महाद्वीप जो है किस तरह से निर्माण हुआ, तो महाद्वीप का निर्माण भूखंड की वजह से हुआ। ठीक है ना, पहले दृढ़ भूखंड यानी मजबूत जब हुआ करते थे, और जब वो उनमें कोई दबाव पड़ा, ठीक है, जब उनका संपीड़न हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, और इस तरह से महाद्वीप का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे हम भू सन्नत पढ़ना चाह रहे हैं। तो भू सन्नत क्या होता है कि जिसमें मान लीजिए कि एक कोई सागर है, ठीक है, उस सागर में क्या होता है, कोई ऐसा भूभाग है जहाँ पानी भरा हुआ है, वहां पे हमेशा अवसाद का निक्षेप होता है, यानी कचड़े जो होते हैं, नदियां, बहुत सारी कूड़ा करकट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जलोढ़ होता है या पत्थर होते हैं, ठीक है ना, बालू होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वो अपने साथ में क्या करके ले जाती हैं, बहा के ले जाती हैं और वहां पे छोड़ देती है। वही अवसाद का निक्षेप होता है। तो अवसाद का मतलब जो नदियां या जो सागर होते हैं अपने साथ जो भी कूड़ा करकट है, जो भी चीजें बहा कर लाते हैं, और जब ये निक्षेपित पदार्थ भूगर्भीय खरचलों के कारण वलन के रूप में ऊपर की ओर आने लगते हैं। अब जब सपोज दैट एक नदी है जो सागर में मिलती है, सागर गहरा होता है, और वहां पे वो नदी अपने साथ बहा के ले गई चीजों को जब इकट्ठा करने लगती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पर दबाव पड़ता है। जब कोई चीज आप किसी पानी में ऊपर से कोई पत्थर फेंकते हैं और कोई बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं और कंटिन्यू उसके ऊपर फेंकते रहते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है, क्या होता है कि वो पत्थर ऊपर दिखने लगता है। सेम यहीं पे कंडीशन होती है कि जब नदियां आके अपना अवसाद वहां पे छोड़ती रहती हैं, और अचानक क्या होता है कि संपीड़न पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है, बलन वो मुड़ने लगता है, और क्या होता है, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर आने लगता है, और यही कहलाता है भू सन्नति। ठीक है, आधुनिक या अल्पाइन युग के पर्वतों की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी पर 5 दृढ़ भूखंड थे अब, और ये भूखंड जो थे वो कठोर व स्थिर स्थलीय भाग थे, कठोर भी थे और अपने भाग पे स्थिर भी थे। ये पृथ्वी की संपूर्ण भूवैज्ञानिक हलचलों के काल में समुद्र का अंग नहीं बने। अतः हाल के अनुसार मध्य जीव कल्प जो मेसोजोइक कल्प होता है, इसके 5 दृढ़ भूखंड निम्नलिखित है। अब यहाँ पे देखिए, हाल ने क्या कहा है, 5 दृढ़ भूखंड किनको क्या नाम दिया है, तो इन्होंने एक को जो है उत्तरी अटलांटिक नाम दिया, दूसरे को, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक खंड, दूसरे को सिनो साइबेरियन खंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर, अंटार्कटिका भूखंड, एक तीसरे में इतनी सारी चीजों को उन्होंने जो भूखंड थे उनको कहा, महाद्वीप जो थे। फिर चौथे को उन्होंने अफ्रीका, ब्राजील भूखंड कहा, पांचवें को प्रशांत भूखंड कहा। जबकि इन दृढ़ भूखंडों के मध्य किनारे पर भू सन्नतियां पाई जाती थी। तो जब किसी भी भूखंड में यानी किसी महाद्वीप के किनारे में भू सन्नतियां पाई जाएंगी, और उन भू सन्नतियों में जब किसी अवसाद का निक्षेप होगा, तो सीधी सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा, निक्षेप होना, कोई चीज आके वहां पे कंटिन्यू जम रही है। जमने के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि वो ऊपर की ओर उठती है। ठीक है ना, तो स्टीयर्स ने भी यहाँ पे वही कहा है, और अवसाद जमा होने से धंसती रहती है। स्टीयर्स ने भी यही कहा है कि भू सन्नतियां लंबे और अपेक्षितः सकरे गर्त होते हैं जिनमें निरंतर जमाव होने से धसाव होता है। ठीक है, यानी जमाव होता है तो धीरे धीरे वो धसाव भी उनका होता रहता है। यहाँ पे क्योंकि हमें समझना है भू सन्नत को, तो बहुत अच्छी यहाँ पे जो डिफिनीशन होती है, जो अर्थ होता है, वो यही है भू सन्नत का, जो मैं शुरू में आपको बताई हूँ कि ऐसे भू सन्नत के एक ऐसे स्थलीय भाग होते हैं, एक ऐसे भूभाग होते हैं जिनमें सदैव अवसाद होता है, यानी कि जो भी चीज, चाहे सागर, चाहे नदी, चाहे जो भी चीज जहाँ से भी पानी आता है, कुछ ना कुछ उसमें जमा होता रहता है। कूड़ा करकट है, मिट्टी है, पत्थर है, बालू है, ये सभी चीजें, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बलन का रूप लेकर ऊपर की ओर आने लगती है। ठीक है ना, बलन के कारण, बलन यानी मोड़ के कारण, ठीक है ना, वो ऊपर की ओर आने लगती है।
यहाँ पे आर्थर होम्स का देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम भूगोल की बात करें और भूगोलवेत्ता आर्थर होम्स का नाम न लें और वो भी हम जब भू आकृति पढ़ रहे हों तो ये हो नहीं सकता। उन्होंने ये कहा है कि पृथ्वी की पपड़ी के धसाव से बनी लंबी पेटी जिसमें तलछट की मोटी परत के साथ कभी ज्वालामुखी चट्टानें भी सम्मिलित होती हैं, सामान्य मात्रा में भूसन्नत कहलाती हैं। वही चीज है कि पृथ्वी की पपड़ी के धसाव से बनी लंबी पेटी, या पृथ्वी की पपड़ी से धसाव से, जब कोई चीज पृथ्वी की एक परपटी जो होती है वो धस जाती है और एक लंबी पेटी बन जाती है, लंबा नुमा हो जाता है, और उसके तलछट में यानी नीचे की तरफ मोटी परत के साथ कभी ज्वालामुखी चट्टानें भी सम्मिलित होंगी, यानी उसमें ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, सूखने वाली चट्टानें बन जाती हैं, ज्वालामुखी से लावा निकलता है और सूखने पर जो चट्टानें बनती हैं वही क्या कहलाती है, भूसन्नत कहलाती है। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे आपको भूगोलवेत्ता मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारी भूसन्नत के बारे में यहाँ पे जो है अपनी अपनी परिभाषाएं, अलग परिभाषाएं दी है, कुछ ना कुछ अंतर रहा है, लेकिन एक चीज सभी में जस्ट जो है बहुत अच्छी निकल के आती है। ठीक है ना। वो ये अच्छी निकल के आती है कि सभी ने ये माना है कि ये सदैव भूभाग में अवसादों का निक्षेप होता रहा है। जो अवसादे, कूड़ा करकट मल जो होते थे वो लेके आते थे, उनका निक्षेप होता था और ये भूसन्नतियां जो है उन्हीं से बनी है। तो ये चीज सभी में पाई जाती है। ठीक है। तो भूसन्नति या भू अवनतियां एक ही होती हैं, क्योंकि ये खंड या खंड भूखंड जो होते हैं उनमें क्या कहते हैं, भूखंड को महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि भूखंड से ही महाद्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। तो ये भूसन्नत भू अवनतियां हुई। अब हम एक और चीज देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वो है हमारा कोबर का सिद्धांत। ठीक है। अब हम कोबर का सिद्धांत यहाँ पे देख लेते हैं। भूसन्नत का ही कोबर का सिद्धांत, यानी कोबर ने अपना सिद्धांत जो दिया वो भूसन्नत के ऊपर दिया है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है, और यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100% जो है कोबर का सिद्धांत के नाम से किसे जानते हैं, तो भू अभिनत या भूसन्नत को जानते हैं। ठीक है। देखिए कोबर ने क्या कहा। कोबर ने कहा कि संकुचन विचारधारा के आधार कोबर ने भूसन्नत एवं पर्वत निर्माण की विवेचना 1923 में प्रस्तुत की थी, और उन्होंने पृथ्वी के ठंडा होने एवं संकुचन होने के साथ साथ दृढ़ भूखंडों या प्राचीन कठोर स्थल प्रदेश या महासागरों एवं भूसन्नतियों की कल्पना प्रस्तुत की थी। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। उसके अनुसार पेंजिया महाद्वीप के अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित महासागर स्थित तक जिस तरह से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे कोबर ने भूसन्नत की उत्पत्ति को बताया है। ठीक है ना। यदि आपने वाच नहीं किया है तो प्लीज आप वाच कर लीजिएगा, हिमालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। ठीक है। इसे विद्वानों ने भूसन्नत बताया। उसमें निरंतर अवसाद जमा होने सिकुड़ने की क्रिया होती रही। मैंने कहा ना कि जब समुद्र में नदियां आके पानी फेंकती हैं, कूड़ा करकट मलमल फेंकती हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें भाग के अपने साथ लाती हैं, फेंकती हैं, तो क्या होता है वहां पे वो जमा होता है, जमा होने लगता है, और जमा होने के साथ जब सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि दबाव पड़ता है, पानी का भी दबाव पड़ता है, लहरें आती हैं, जो चट्टाने अगर आजू बाजू है तो उनका भी दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने की वजह से, ठीक है, जैसे ये दबाव है, मान लीजिए कोई चीज हमारे हाथ के बीच में रखी है, मैं इसे ऐसे कर दबाव पड़ रहा है, तो क्या होगी, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर उठने लगेगी। ठीक है ना। तो सिकुड़ने की क्रिया होती है, और उसके साथ साथ इसमें अवसादों के दबाव से धसाव भी होता है, और कभी कभी वो चीजें जो होती है नीचे की ओर धसती जाती हैं। अतः इस दबाव से अंततः अंगारा लैंड एवं गोंडवाना दोनों निकट आते गए, और ऐसे में भूसन्नत का दबाव बढ़ने लगा और अवसादों में मोड़ पस्त पड़ने लगे, और इस सिद्धांत को मध्य पिंड सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कोबर ने ये बताया कि जैसे दो भूखंड होते हैं प्राचीन स्थल के, जो महासागरों में भूसन्नतियों की संकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की, तो उन्होंने ये कहा कि जो पेंजिया था, पेंजिया महाद्वीप के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य तटीय सागर स्थित है, हमें पता है किस तरह से हिमालय की उत्पत्ति हुई, पर्वत की उत्पत्ति किस तरह से हुई, हमें यही चीज पढ़ते हैं इसमें। ठीक है। तो वहां पे क्या था, मध्य में टेथिस सागर था। अब इस सागर में टेथिस सागर इसलिए नाम लिया गया क्योंकि इस सागर में अवसादों का जमाव हो रहा था, और जब ये सिकुड़ने की प्रक्रिया वहां पे होती है तो साथ साथ में अवसाद में क्या होता है, दबाव से वो धसाव भी होता है, वो नीचे की ओर भी धसते हैं और साथ साथ में ऊपर की ओर भी जाते हैं वो। ठीक है ना। और जब इस तरह से दबाव होने लगा, जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा ये गोंडवाना लैंड हो गया, जब दोनों निकट आते हैं तो ऐसे में भूसन्नत का दबाव बढ़ने लगता है और अवसादों में मोड़ पस्त पड़ने लगते हैं, और इस सिद्धांत को उन्होंने क्या कहा है, मध्य पिंड सिद्धांत कहा है। कोबर के अनुसार सर्वप्रथम अग्र प्रदेशों के किनारे भाग में तटीय पर्वत श्रेणियां बनी, और इन्हें जर्मनी के इस विद्वान ने रेंडकेटन कहा जाता है। ठीक है ना। और दबाव निरंतर बढ़ते रहने से अधिक जटिल एवं कई श्रेणियां
दोनों ओर विकसित हो गई। तो जैसे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में दबाव पड़ रहा है तो कुछ चीजें नीचे की ओर धस रही है, कुछ चीजें ऊपर की ओर जा रही हैं। तो दोनों तरफ ये चीजें हो रही है, दोनों तरफ ये चीजें हो रही है, सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ ये चीजें हो रही हैं। जब वो बिल्कुल ऊपर उड़ती जा रही है तो एक तरह से पर्वत का, पहाड़ का वो रूप ले रही है, ठीक है ना। और यदि दबाव तीव्र रहा तो संपूर्ण प्रदेश की ऐसी श्रेणियों को कोवन ने नार्व कहा। यदि तीव्र नहीं है दबाव तो उसे रेंडकेटन कहा, और यदि तीव्र दबाव है तो उसे उन्होंने नार्व कहा है। स्विट्जरलैंड की जो आल्प्स श्रेणी है वो नार्व का ही उदाहरण है, क्योंकि वहां पे दबाव जो है वो बहुत तीव्र है, बहुत ज्यादा है। जहां पे तीव्र दबाव होता है वहां जल्दी से निर्माण होता है किसका, भूसन्नत का, पहाड़ का, श्रेणिया का, तो वो नार्व हो जाती है। जहां पे धीमा दबाव होता है वो रेंडकाटेन हो जाती है, ठीक है। किंतु जब दबाव रुक रुक कर मध्य रहा हो तो मध्यवर्ती भाग पठारी, अंत पठारी भाग में बदल जाते हैं, जैसे कि तिब्बत पठार और मध्य एशिया के अन्य पठार देखने को मिले हैं। तो कोवर के सिद्धांत में प्रारंभ में आलोचना होती रही है, और दोनों ही प्रदेशों को अग्र प्रदेश मानना और दोनों ने ही आने जाने वाले यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोवर का सिद्धांत यही है कि कोवर ने यहाँ पे 3 चीजों को माना। उन्होंने ये माना कि पेंजिया महाद्वीप का जो अंगारा और गोंडवाना लैंड थे उनके मध्य में टेथिस सागर था, टेथिस सागर में अवसाद होने लगा और सिकुड़न की क्रिया होती रही, और अवसादों के दबाव से धसाव भी होने लगा। कोई चीज जब आप उसमें दबाव डालेंगे तो नीचे की ओर धसने लगती है, और अचानक एक वो ऊपर की ओर भी जाती है। तो दबाव के बाद अंगारा एवं गोंडवाना लैंड दोनों निकट आने लगते हैं, और ऐसे में भूसन्नत पर जब दोनों चीजें निकट आने लगेंगी, जो अवसाद पड़ा हुआ है उस पर दबाव पड़ेगा, जब दबाव पड़ता है तो अवसाद मोड़ में पस्त पड़ने लगते हैं और इस तरह से लैंड ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये था कोवर का सिद्धांत। और जहां पे इन्होंने एक चीज और बताई है कि इससे कई पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है इस प्रक्रिया से, जैसे कि जर्मनी का रेंडकाटेन जो है वो बहुत ही मध्य रुक रुक कर जो दबाव होता है उसका उदाहरण है। और जो नार्व श्रेणी है, ठीक है ना, जो नार्व श्रेणी है स्विट्जरलैंड की आल्प्स श्रेणी जो है वो नार्व श्रेणी का उदाहरण है, जहां पे दबाव बहुत तीव्रता से होता है, बहुत जल्दी से होता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था वो था, हमने भू आकृति विज्ञान में आज लिया भू अभिनत या भूसन्नत क्या कहलाता है, और कोवर का भूसन्नत का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, ठीक है ना। और इस सिद्धांत को, कोवर का जो भूसन्नत का सिद्धांत है, इसे और भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जैसे कि मध्य पिंड सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो भूसन्नत होती है बिल्कुल बीच में होती है, अंगारा गोंडवाना लैंड बिल्कुल साइड में थे, ठीक है। और उनका दबाव सिकुड़न पड़ने की वजह से एक वहां पे जो अवसाद होता है, जो चीजें इकट्ठा की हुई होती हैं उनमें मोड़ में एक तरह से पस्त पड़ने लगते हैं, मतलब ऊपर बिल्कुल नीचे की ओर धंसने लगते हैं। पस्त पड़ना, कमजोर होना। जब किसी चीज में दबाव पड़ेगा तो सीधी सी बात वो चीज कमजोर होने लगेगी, और वो कमजोर होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सी टेट का एग्जाम, टेट का, यूपी टेट का, कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं और पेपर 2 जो आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। यदि आप 11th 12th कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, ज्योग्राफी से कर रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।